देंगे। सर, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के इलेक्शंस भी हैं हिमाचल प्रदेश में, तो क्या लगता है कितनी सीटें जो है वो भाजपा इस बार जीत रही है? हमें तो आशा है 6 के 6 कमल खेलेंगे, 4 लोकसभा और 6 के 6 चुनाव हो जाते। तो राज्य सरकार में भी बदलाव होगा? वो बाद की बात है। ठीक है सर। सर मैं किसी को पकड़ा देता। सर लगातार ये सीट पे आप जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो। ये वोट में तब्दील होना चाहिए। 5वीं बार इलेक्शन जीत के आप इतिहास बनाने की पूरी तैयारी में? जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं, तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। सर अखिलेश यादव ने किस तरह से कहा है कि 300 पार भी नहीं होगा, 145 में ही रह जाएगी बीजेपी? मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अखिलेश यादव के कमेंट पे क्या कहना है आपका? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 300 पार तो छोड़ दीजिए, 145 पे ही निपट जाएगा बीजेपी। चलिए 3 दिन दूर नहीं है। जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। प्रधानमंत्री के मौन व्रत पे जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चली गई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब आपके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता और आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे और आपको समर्थन नहीं मिल रहा तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि विश्वास पूरा है, एग्जिट पोल भी अब सामने आ जाएंगे क्योंकि 7वां और आखिरी फेज है और आज जिस तरीके से बड़े चेहरे लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, ये बड़ी इंस्पिरेशन भी है। और अगर इन 8 राज्यों की 57 सीटों पर आप भी बतौर वोटर हैं, दर्शकों से सीधी अपील है, घरों से निकलिए क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हिमांशु जी, एके झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु सर, जब एनडीए के लिए सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर सामने रखा जा रहा है और इधर इंडिया अलायंस ने एज सच कोई बड़ा चेहरा नहीं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर फिर भी कंपैरिजन लोगों के जरिए होता है। 2019 की अगर इन 57 सीटों पर बात करें, बीजेपी 25 पर जीती थी, जबकि कांग्रेस पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत पाई थी। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस है और सभी दल एक साथ आ रहे हैं, तो इसमें टीएमसी 9 पर जीती थी, बीजेडी जो है वो 4 पर थी, जेडीयू और अपना दल 2-2 पर जीती थी और महज 1 सीट पर जेएमएम जीती थी। ओवरऑल सभी पार्टियों का हाल मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन चूंकि एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, 25 सीटें बीजेपी ने लास्ट टाइम जीती थी, बीजेपी अकेले बीजेपी अब इन 57 सीटों में कहां आप देख रहे हैं स्टैंड करती हुई? मेरे हिसाब से तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जमीन पर इनकी सीटें बढ़नी चाहिए, बीजेपी अकेले। उसकी वजह है पंजाब पहले और 1-2 सीट जो पश्चिम बंगाल में पूरी की पूरी सीटें, ये फेस की जो पूरी की सब सीटें हैं वो टीएमसी जीता हुआ था। वहां भी नॉर्थ कोलकाता है, डमडम है, ऐसी 1-2 सीटें अगर बीजेपी निकाल ले जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पर देखिए पंजाब में
भाजपा अब तक अकाली दल के साथ मिलकर लड़ता। ये पहली बारी है जब भाजपा ने अपने अकेले के दम पे पंजाब में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और चार तरफा जो एक चुनाव हो जाता है ना, उसमें कोई भी कह पाना मुश्किल है। और ऊपर से तब जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 4-3 के कॉम्बिनेशन से लड़ती है और पंजाब के अंदर 13 की 13 सीटों के ऊपर एक दूसरे के सामने लड़ती है। अभी ऐसी स्थिति में एक तरफ भाजपा को, मैं तो ये मानता हूं कि भाजपा को ये जो अकेला लड़ रहे हैं उसका फायदा होगा, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दोनों नुकसान करें। कैसे? तो 2019 में आप देखेंगे तो कांग्रेस 8 सीट जीती थी, जबकि उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी एकदम प्रचंड बहुमत ले आती। तो वो किसके वोट थे? कांग्रेस के वोट तोड़ के, क्योंकि परंपरागत रूप से आपने देखा होगा कि भाजपा करके हम लोग मतदान के में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। दावा नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अभी यहाँ मतदान केंद्र पर हम नहीं कुछ कहेंगे, बाग में चलिएगा हम अपना कहेंगे। सर के सर आप ही दिखा सही से करो सर, इस तरफ करके थोड़ा सा। जीतन मांझी हम के सुप्रीमो एनडीए के साथ हैं बिहार में और वो कह रहे हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने सीधे सवाल का जवाब दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि एक तय सीमा होती है जिसको पार करके ही आप वोटिंग के दिन कुछ कह सकते हैं अगर आप मतदान केंद्र के पास हैं। हिमांशु सर भी जुड़े हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और भारत निर्माण के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए वोट कर रहे हैं, समृद्ध भारत के लिए वोट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से तमाम जो मतदाता हैं जो आज वोट कर रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि घर से निकल कर के आइए और वोट में हिस्सा लीजिए। लोकतंत्र के महापर्व को और इसको बड़ा बनाइए ताकि हम लोग एक नए भारत का जो हमने एक सपना देखा है उसका निर्माण कर सकें। देख रहे हैं कि पूरे परिवार एक साथ आकर जी निश्चित तौर पर हम लोग कहीं भी रहते हैं तो वोट के दिन आना ही है। और अलग अलग शख्सियतें इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं जो वोट कर चुकी हैं। अभी सुबह के 9 नहीं बजे हैं, लिहाजा इन क्षेत्रों में इन सीटों पर जो भी मतदाता हैं वो आज का मौका जाने ना दे। 5 साल का समय होता है और उसके बाद ही मतदान करने का अवसर मिलेगा। AK झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। AK झा साहब, हम राजनीतिक लिहाज से अभी लोकसभा की सीटों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज ओडिशा में भी 42 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, साथ ही हिमाचल में भी उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आप देख रहे हैं, नजरिया क्या है आपका? क्या उस पर लोकसभा चुनाव के मुद्दे असर डाल रहे होंगे? देखिए, भारत के मतदाता अब बिल्कुल इस मामले में इतना परिपक्व हो चुके हैं कि वो दोनों चुनावों के अंतर को समझते हैं। लेकिन जहां भाजपा भी है, और अब जैसे उड़ीसा की बात आपने कहा, तो उड़ीसा में तो निश्चित तौर पर नवीन पटनायक जी को जो चैलेंज मिल रहा है वो भाजपा की ओर से ही मिल रहा है। और मुझे तो काफ़ी उम्मीद लग रही है कि संभवतः इस बार नवीन पटनायक जी 24 साल तक शासन में रहने के बाद अब यह उनकी पारी खत्म होने वाली है और भाजपा की सरकार वहां बनने वाली है। इसलिए नहीं कि लेकिन आपको नहीं लगता नवीन पटनायक एक सर्व स्वीकार्य नेता के तौर पर उभरे हैं, विवादों में रहे नहीं कभी? बावजूद इसके चूंकि वो राज्य का चुनाव है और वह चूंकि उनकी उम्र इतनी हो गई, हालांकि इतनी भी उम्र नहीं है, लेकिन वो स्वास्थ्य से वो थोड़ा लाचार दिख रहे हैं। वो जो अभी उन्होंने कई बार जो स्पीचेस दिए हैं उससे वो साफ दिख भी रहा है और ये बात चर्चा में भी है। ज़्यादातर काम अब वो एक तरह से डेलीगेटेड फॉर्म में ही कर रहे हैं, खुद से डिसीजन उस तरह से ले नहीं रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनपॉपुलर तो अभी हालांकि अपने सबसे ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरी सेहत को लेकर अगर पीएम मोदी को इतनी ज़्यादा चिंता थी तो वो बजाय कि चुनावी रैली में इस बात का जिक्र करते, जोर शोर से बोलते, मुझे पर्सनली एक फ़ोन कर सकते थे और मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह से फिट हूँ, ऐसा नवीन पटनायक का कहना था। आप रहिएगा AK झा सर, हिमांशु जी हमारे साथ में बने रहिएगा। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार इंडिया न्यूज़ संवाददाता भी हैं जो पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का रुख कर रहे हैं, जल्द